अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो वेक्टर एडिशन का सेकंड पार्ट है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस बात को सीखा था कि अगर हम वेक्टर्स को ऐड करना चाहें तो हम हेड टू टेल रूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह सेकंड चॉइस जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहें, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स को ऐड करना चाहें, तो आप वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए हमें एडवांटेज ये हो जाया करता है कि हमें अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ पे वेक्टर्स को ड्रॉ नहीं करना पड़ता। हम बेसिक मैथ्स को यूज़ करके बहुत आसानी के साथ वो कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं और एट द एंड हमें रिजल्टेंट मिल जाया करता है मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन के साथ। तो फॉर्मली स्टार्ट करते हुए कुछ बेसिक बातें मैं रीकैप करना चाहूँगा हेड टू टेल रूल से। हेड टू टेल रूल से ये बात आपको याद होगी बेटे कि जब भी हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के हिसाब से ऐड कर रहे होते हैं तो हमें सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करना होता है और फिर एक लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया जाता है जो कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और लास्ट वेक्टर के हेड को मीट कर रहा होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस हम लेके चल रहे हैं। हम दो वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं, लेकिन ऐड करने के लिए जिस मेथड का हम यूज़ करेंगे वो एक्चुअली वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अब अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो ये जो बेसिक डायग्राम हमारे पास एग्जिस्ट करती है ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग प्लॉट की गई है ताकि वो स्टेप्स जो हैं वो एलैबोरेट किए जा सकें कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दो गिवन वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एग्जिस्ट करते थे। मैंने इनके ऊपर हेड टू टेल रूल को अप्लाई किया, यानी वेक्टर बी की टेल को मैंने वेक्टर ए के हेड पे प्लेस कर दिया। जब आप वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पे प्लेस करेंगे तो आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकेंगे। और रिजल्टेंट को देखिएगा, इसकी टेल से कंसाइड कर रही है और हेड से कंसाइड कर रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा जो कि लाइन ओ डी के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब जब भी वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू ऐड किया जाता है तो 5 स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। उन 5 स्टेप्स को परफॉर्म करके हमें जितने भी वेक्टर्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, कोप्लेनर वेक्टर्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो हम उनका रिजल्टेंट जो है बआसानी डिटर्मिन कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो हुआ करता है, हमारे पास जितने वेक्टर्स अवेलेबल हों हमें उनके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना होता है। जैसे इस वक्त हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी अवेलेबल थे, मैंने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को ड्रॉ किया, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स को ड्रॉ किया। इस स्टेप का हमें एडवांटेज ये होता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस कंपोनेंट को पॉजिटिव ट्रीट करना है और किस कंपोनेंट को नेगेटिव ट्रीट करना है। कुछ बेसिक कन्वेंशंस जो हम इससे पहले भी यूज़ कर चुके हुए हैं, वो कन्वेंशंस क्या होती हैं कि जब भी फोर्सेस या वेक्टर्स राइटवर्ड्स डायरेक्ट कर रहे होते हैं वो पॉजिटिव ट्रीट होते हैं, जब वो लेफ्टवर्ड्स डायरेक्ट हो रहे होते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं बाय कन्वेंशन। अगर एक वेक्टर अपवर्ड एक्ट कर रहा हो तो पॉजिटिव ट्रीट होगा और अगर एक वेक्टर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वो वेक्टर नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से इन कन्वेंशंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक स्केच अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपोनेंट को पॉजिटिव और किस कंपोनेंट को नेगेटिव ट्रीट करना है। हमारा सेकेंड स्टेप ये हुआ करता है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किया जाता है जितने भी वेक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर लें। रिजल्टेंट वेक्टर के अगर आप y कंपोनेंट को फाइंड आउट करना चाहें तो रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट को डिटरमिन करने के लिए जो भी वेक्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया जाए। और फोर्थ स्टेप में या सेकेंड लास्ट स्टेप के अंदर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिटरमिन किया करते हैं और लास्ट स्टेप में जाके हम डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। अब फॉर्मली अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो बेसिकली जब हम वेक्टर्स को ड्रॉ कर चुके होते हैं, उनकी कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर चुके होते हैं, तो हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है कि किस कंपोनेंट को पॉजिटिव ट्रीट करना है और किस कंपोनेंट को नेगेटिव ट्रीट करना है। जैसे हमारे केस में अगर आप ए एक्स को देखें ये राइटवर्ड्स है पॉजिटिव है, बी एक्स को देखिए ये राइटवर्ड्स है पॉजिटिव है, ए वाई को देखिए अपवर्ड है पॉजिटिव है, बी वाई को देखिए अपवर्ड है, ये भी पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा। तो अगर मैं आर एक्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देखिएगा, ओ से लेके एफ तक की जो लेंथ है वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। और बाय ज्योमेट्री मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो टोटल लेंथ है ये दो स्मॉल पार्ट्स को ऐड करके ऑब्टेन हो रही है, जिसमें ओ से लेके जी तक का पार्ट है
और जी से लेके एफ तक का पार्ट है। तो इसलिए मैंने आर एक्स के मैग्नीट्यूड को जब मेंशन किया तो मैंने लिखा कि वो ओ एफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसमें एक पार्ट ओ जी है और दूसरा पार्ट जी एफ है। अब जी एफ को देखिएगा, ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे कि आइदर ये बी एक्स है या हम इसे क्या नाम दे सकते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज़ करने वाले होते हैं वो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। अब पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस हुआ करती हैं जिनके दरमियान का गैप जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी मुनासबत से लाइन जी सी को देखिएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। लाइन एफ ई को देखिएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। मैं कह सकता हूँ ये दोनों 90 डिग्रीज पे एग्जिस्ट करती हैं, और इसी बेस पे मैं ये भी कह सकूँगा कि ये दोनों पैरेलल भी हैं। अगर लाइन जी सी और लाइन एफ ई पैरेलल है तो फिर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी बेस पे इस जी एफ को मैं सी ई के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ जो जी एफ था उसको रिप्लेस करके हमने सी ई के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो रिजल्ट ये हुआ कि ओ फी को, ओ एफ को लिखा जा सकता है कि वो आर एक्स है, इसी तरह ओ जी को लिखा जा सकता है कि वो ए एक्स है, और सी ई को मेंशन किया जाए तो वो बी एक्स है। तो यहाँ से ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ऑब्टेन करना हो तो एक्स कंपोनेंट ऑब्टेन करने के लिए आपके पास जो भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर लीजिए, और सेम वे के अंदर हम वाई कंपोनेंट को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। वाई कंपोनेंट के केस में देख लीजिएगा, ये टोटल लेंथ जो है जिसे एफ से डी तक रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हमारे वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। अगर ये टोटल लेंथ वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है तो ये दो पार्ट्स को ऐड करके मिल रही है, और वो दो पार्ट्स इसी तरह हमारे पास एफ ई है और ई डी है। अब यहाँ पे एफ ई को देखिए, एफ ई क्लियरली लेबल्ड नहीं है, तो मैं एफ ई को रिप्लेस कर सकता हूँ जी सी के साथ। मैं एफ ई को जी सी के साथ कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर पा रहा हूँ, फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं सी ई और जी एफ की बात करूँ तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये हमारे पास पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी बेस पे मैं यहाँ पे एफ ई को रिप्लेस करके मेंशन कर पाऊँगा कि वो जी सी है, और इसका एडवांटेज हमें ये होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकेंगे टोटल एफ डी की बात की जाए तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। अगर इसी तरह ए वाई की बात की जाए या जी सी की बात की जाए तो वो बेसिकली हमारे पास ए कंपोनेंट का वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, और इसी तरह अगर ई डी की बात की जाए तो ई डी जो है वो हमारे पास वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ से फिर से ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो जितने भी वेक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं सब वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर लें, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट जो है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। फोर्थ स्टेप बहुत सिंपल है मैग्नीट्यूड का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस बात को सीखा था कि अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें और आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अवेलेबल हों, तो अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो आप आसानी ऐसा कर सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इनका सम लेके स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आप आसानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकेंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि ये स्टेप 2 और स्टेप 3 के अंदर हम आर एक्स और आर वाई को फाइंड आउट कर चुके हुए होंगे। रिजल्ट ये होगा कि आप उनके मैग्नीट्यूड्स को यहाँ पे पुट कीजिए, उनका सम कीजिए, स्क्वायर कीजिए, देन सम कीजिए और फिर स्क्वायर रूट ले लें, तो आप आसानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। अब आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन का हमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अमूमन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कही जाती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज के एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे हमें ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि हम जब थीटा का नाम ले रहे हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम फाई का नाम ले रहे हैं तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं थीटा का जिक्र करूँ तो फ़ौरन से ये बात जहन में हमारे आ जानी चाहिए कि थीटा जो है ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का वो एंगल डिस्कस हो रहा है जिसकी एक आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस है
और दूसरी आर्म जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर खुद होता है, और इसको हम ट्रीट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जैसे इस वक्त यहाँ देखिएगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी एक आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और दूसरी आर्म रिजल्टेंट वेक्टर है। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं एंगल कंसिडर करूंगा तो मैं इस वक्त इसे थीटा का नाम दे रहा हूँ। तो खासकर जब भी हम वेक्टर एडिशन व रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम लेंगे तो थीटा क्लियर कट जहन में रखिएगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिजल्टेंट का बनने वाला एंगल हुआ करता है। पर इसी तरह अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई को रेफरेंस एंगल कहा जाता है। फाई हमारा वो एंगल है, ये वो स्मॉलेस्ट एंगल हुआ करता है जो एक्स एक्सिस के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। एक चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला छोटा एंगल हो या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला छोटा एंगल हो, उस एंगल को हम फाई का यहाँ पे नाम दे रहे होंगे। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो तरीकाकार हमें इख्तियार करना होता है, सबसे पहली चीज़ हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो हमें फाई को डिटर्मिन करना होता है। अब फाई डिटर्मिन करने के लिए हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो कि टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स है। याद रहे कि यहाँ पे जब हम टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स यूज कर रहे हैं तो इस केस में आपने साइंस को लाजमी ड्रॉप कर देना। अगर आर वाई नेगेटिव है, आर एक्स नेगेटिव है या दोनों ही नेगेटिव हैं, उनके नेगेटिव साइंस को यहाँ पे पुट नहीं किया जाएगा। विदाउट साइंस हम कैलकुलेशन करेंगे। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप विदाउट साइंस कैलकुलेशन करते हैं तो फाई का आंसर आपके पास 0 से 90 डिग्रीज के दरमियान आ रहा होता है। हम सबसे पहले स्टेप में फाई को डिटर्मिन करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, हम थीटा को डिटर्मिन करेंगे। थीटा डिटर्मिन करना भी बहुत आसान है, हमें सिर्फ कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना होता है। थीटा डिटर्मिन करने के लिए हम सबसे पहले इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं या रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स और वाई कंपोनेंट है, इनका बिहेवियर क्या है। क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं। इसके लिए मैं एक पुरानी बात रिकैप करता चलूँ। ऐसा हम मैथमेटिक्स से बेटे जानते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास x नेगेटिव हुआ करता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव हुआ करता है जबकि y नेगेटिव होता है। तो ये हमारी हिंट्स हैं। अब मुझे अगर डिटर्मिन करना है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए थीटा को, तो मैं पहले फोकस करूंगा rx और ry के ऊपर। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर हमारे पास rx भी पॉजिटिव हो और ry भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ये हमारा सिंपलेस्ट केस होता है। ऐसे केस में फाई ही थीटा बन जाया करता है, यानी आपने स्टेप 1 के अंदर जो भी फाई की वैल्यू कैलकुलेट की हुई होगी वही आपका थीटा कंसिडर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऐसा हुआ करता है कि आपके पास rx जो है इसको नेगेटिव होना चाहिए और ry को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव। तो याद रहे, जैसे ही यानी इन कैलकुलेशंस में आपका rx नेगेटिव आ गया, आपका ry पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये होगा बेटे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अब लाई करने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप थीटा कैसे डिटर्मिन करेंगे, उसकी इक्वेशन कैसे बनती है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रफ एग्जांपल ड्रॉ की। इस वक्त रिजल्टेंट को देखिएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और अगर आप इस रिजल्टेंट को देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा के इक्वल है। अब याद रही, जैसे मैंने कहा फाई जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला सबसे छोटा एंगल हुआ करता है। कंसिडर कीजिए कि अगर आप इस वेक्टर r के x एक्सिस के हिसाब से एंगल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये थीटा वाली है जो पॉजिटिव एक्स से लेके यहाँ तक आ रही है।
एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर आर को देखूं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आप देखिएगा वो आपको ग्रेटर देन 180 डिग्रीज नज़र आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से इस एंगल को मेजर करना स्टार्ट करूँ और यहाँ तक आऊँ, इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। और इस एंगल को देखिए, ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है। और अगर आप इस वाले एंगल को देखिए जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये सबसे छोटा एंगल है। तो इसी वजह से जब फाई को प्लॉट किया जाएगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला सबसे छोटा एंगल होगा। तो इसलिए वेक्टर आर के हिसाब से जो छोटा एंगल बन रहा है वो फाई था, और यानी हमारा रेफरेंस एंगल था। फिर से मैं स्टेप्स रिपीट करता चलूँ। हमने किया क्या होगा, हमने फाई को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ होगा, और फाई जब हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, हम आर एक्स और आर वाई के साइन से इस बात को डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसने किस क्वाड्रेंट के अंदर एक्चुअली लाई करना है। क्योंकि आर एक्स नेगेटिव था, आर वाई पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अब ज़रा देखिएगा, हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात की जाए तो ये टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्रीज के इक्वल हुआ करता है। अगर ये टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्रीज के इक्वल है तो ये रिमेनिंग पार्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 180 है, जिसमें से ये फाई वाला पार्ट हमें पता है, तो टोटल में से अगर आप फाई को सब्ट्रैक्ट कर लें, आप आसानी बता सकेंगे कि आपके पास थीटा कितना है। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के केस में जो इक्वेशन हुआ करती है वो 180 डिग्रीज माइनस फाई हुआ करती है। इसी तरह अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाऊँ, अब फिर से हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर वही टेक्निक बेटे हम यूज़ करेंगे कि आर एक्स हमारे पास नेगेटिव आया होगा, यहाँ से हमने कैलकुलेट करते हुए देखा होगा हमारा आंसर आर एक्स का नेगेटिव है। यहाँ से हमारे आर वाई का जो आंसर आया होगा वो भी नेगेटिव आया होगा। तो जिसकी बेस पे हमें ये बात पता चल जाएगी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने वाला है। फिर से डायरेक्शन कैलकुलेट करते हुए स्टेप 1 फाई और स्टेप 2 पे थीटा आएगा। तो फाई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए होंगे, थीटा हम कैसे डिटरमिन कर रहे होंगे। फिर से ज़रा देखिएगा, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर लूँ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं एंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्रीज बन रहा है। चूँकि थीटा की डेफिनेशन ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बनने वाला एंगल हुआ करता है। तो यहाँ पॉजिटिव से लेके रिजल्टेंट तक का अगर जिक्र किया जाएगा तो ये थीटा है। अब फाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फाई कहाँ पे लाइक करता है। फिर वही बेसिक बात, एक फाई ने बनना है एक्स एक्सिस के साथ, दूसरी फाई एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला सबसे छोटा एंगल हुआ करता है। आर को देखिए, छोटा एंगल आप एक्स एक्सिस के साथ कहाँ प्लॉट कर सकते हैं। एक तो ये बड़ा मैंने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चूज़ किया जो कि थीटा है। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक एंगल लाऊं तो भी ये ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है। सिर्फ एक पार्ट बचता है जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से लेके यहाँ आर तक है, ये सबसे छोटा एंगल है, तो इसलिए ये हमारा फाई बन जाएगा। फिर से वही बात, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके नेगेटिव एक्स एक्सिस तक का जो एंगल है वो हमारे पास 180 डिग्रीज के इक्वल है, और अगला पार्ट जो कि फाई है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं सीधा ये लिख सकता हूँ कि 180 डिग्रीज के अंदर आप ये फाई वाला पार्ट जो है वो ऐड कर लें तो आपको थीटा जो है वो मिल जाएगा। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा हुआ करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में हम फिर से आर एक्स आर वाई हमने इन स्टेप्स में डिटर्मिन किए होंगे। हमारा आर एक्स पॉजिटिव आया हुआ होगा और आर वाई नेगेटिव आया होगा, तो जिसकी बेस पे हमें ये हिंट मिल जाएगी कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने वाला है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने वाला है, अब आप थीटा कैसे डिटर्मिन करेंगे। फिर से वही बात, स्टेप 1 फाई कैलकुलेट कर लें। फाई कैलकुलेट करते हुए हम साइंस को ड्रॉप कर देंगे और स्टेप 2 थीटा कैलकुलेट करें। अब फिर यहाँ पे फाई कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इस बात को देखिएगा। अब थीटा को देखिएगा, चूंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनना था, वो यहाँ से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी चूंकि इसने बनना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेक्टर आर के दरमियान, ये दोनों आर्म्स हैं, इसलिए ये पूरा एंगल तो हमारे पास थीटा कहलाएगा। अगर मैं फाई की बात करूं तो फिर से वही बेसिक बात यहाँ पे यूज हो रही है, फाई एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला छोटा एंगल। तो आर का एक्स एक्सिस के साथ जो सबसे छोटा एंगल बन सकता है वो यहाँ था। तो इसलिए फिर से वही बात, हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं पूरी एक रोटेशन की बात करूं तो उसमें 360 डिग्रीज हुआ करते हैं।
उन 360 डिग्रीज में से ये फाई वाला पार्ट जो है वो हमें नोन है, तो रिमेनिंग पार्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 360 माइनस 5 हुआ करता है। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में जो हमारे पास इक्वेशन है वो 360 डिग्रीज माइनस 5 है। थर्ड क्वाड्रेंट के केस में जो इक्वेशन है वो 180 डिग्री प्लस 5 हुआ करती है। मैं चंद की पॉइंट्स को रीकैप करता चलूँ। याद रखिएगा बेटे कि जब भी आप वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं तो 5 स्टेप से हमें गुजरना होगा। पहला स्टेप कंपोनेंट्स ड्रॉ कीजिए, दूसरा स्टेप रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, तीसरा स्टेप रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए बाय एडिंग ऑल द y कंपोनेंट्स, फोर्थ स्टेप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए और फिफ्थ स्टेप डायरेक्शन को फाइंड आउट कीजिए। और जहाँ तक डायरेक्शन का ताल्लुक है, डायरेक्शन के केस में जो याद रखने की बातें हैं उसमें हमें फाई और थीटा दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखना है। जब भी फाई का जिक्र आएगा तो ये रेफरेंस एंगल है, इसमें आप आर वाई और आर एक्स को तो यूज़ करेंगे लेकिन इनके साइंस को ड्रॉप करके कैलकुलेट किया जाएगा। तो जिसकी बेस पे हमारे पास जो एंगल आएगा वो 0 से 90 डिग्रीज के दरमियान का एंगल होगा। और इसी तरह जब हम थीटा को डिटरमिन करना चाहेंगे तो थीटा डिटरमिन करने के लिए हमें पर्टिकुलर इक्वेशंस यूज़ करनी होंगी, क्योंकि थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल हुआ करता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज में। और इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट की इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू 5 है, सेकंड क्वाड्रेंट के केस में इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 5 है, थर्ड क्वाड्रेंट की इक्वेशन 180 प्लस 5 है और इसी तरह फोर्थ के लिए 360 माइनस 5 हुआ करती है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।